हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नरगढ़ पाठशाला क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़ पार्ट बी आपका चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देख रहे थे किस तरह से हमने वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना है, किस तरह से हमने वित्त को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करना है, कितनी मात्रा में, और अंत में हम करेंगे कि लाभ का विभाजन या वित्त का विभाजन हमने कैसे करना है। ये हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो कल हमने लास्ट में पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस। वित्तीय निर्णय में पहला निर्णय हमने पढ़ा था विनियोग निर्णय। तो आज हम यहाँ पे दूसरा डिसीजन पढ़ेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, वित्त व्यवस्था निर्णय, कि हमने वित्त की व्यवस्था कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। पहला तो हमने पढ़ा था विनियोग निर्णय, कि हमने विनियोग कैसे करना है, कहाँ पर करना है। दीर्घकालीन अल्पकालीन विनियोग निर्णय लिया था हमने। यहाँ पे हम निर्णय लेंगे वित्त व्यवस्था का, कि हमने वित्त की प्राप्ति यानी पूंजी की प्राप्ति कहाँ से करनी है व्यवसाय के लिए। तो वित्त व्यवस्था का निर्णय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। वित्त के मुख्य स्रोतों में हमारे पास समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋणों को हम शामिल करते हैं। सिंपल सी बात, फाइनेंसिंग डिसीजंस रेफर टू डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस विल बी ऑब्टेन्ड from various long-term sources. The main sources of finance include equity share capital, preference share capital, consolidated profit, debentures and long-term loans. तो ये हमारे पास कुछ एक लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वित्त व्यवस्था निर्णय में कि हमने संस्था के लिए वित्त की प्राप्ति कहाँ से करनी है, वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाना है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे वित्त व्यवस्था निर्णय में। तो वित्त की व्यवस्था जब हम करनी है तो हमारे पास दीर्घकालीन वित्त के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से हम वित्त की व्यवस्था संस्था के लिए करते हैं, जैसे समतांश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचित लाभ, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण। ये कुछ एक ऐसे सोर्सेज है जहां से हम व्यवसाय के लिए वित्त की प्राप्ति करेंगे। तो किस सोर्सेज से हमने किस अनुपात में वित्त की व्यवस्था करनी है, इसका हम निर्णय करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो इन स्रोतों से जब हम वित्त की व्यवस्था करेंगे, इनके लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाता है, तभी हम विभिन्न स्रोतों से संस्था के लिए वित्त की प्राप्ति करेंगे, पूंजी की प्राप्ति करेंगे। तो जब हम किसी भी सोर्सेज से, किसी भी स्रोत से संस्था के लिए वित्त की प्राप्ति करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम उन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम डिसीजंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम निर्णय पढ़ रहे हैं। तो निर्णय ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं, निर्णय सोच समझकर, गहन अध्ययन करके, विश्लेषण करके ही लिए जाते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर, जैसे विभिन्न स्रोतों की लागत और लाभ का विश्लेषण करना, उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे कि किस पूंजी के स्रोत से हमने पूंजी को इकट्ठा करना है। तो अगर हम बात करें ऋण पूंजी की, उदाहरण के लिए अगर हम ऋण पूंजी की बात करें, तो ऋण पूंजी दीर्घकालीन ऋण, इसमें दोनों शामिल आते हैं ऋण पूंजी में। ये सबसे सस्ता स्रोत है, लेकिन ब्याज के भुगतान और मूल ब्याज राशि की वापसी का बोझ इस पे लगातार बना रहता है। दूसरी अगर हम बात करें कंपनी समता अंश पूंजी की, तो समता अंश पूंजी अगर हम बात करें लाभांश के भुगतान व पूंजी की वापसी के बारे में, तो उसमें सही रहता है एक कंपनी के लिए कंपनी समतांश पूंजी। लेकिन अत्यधिक समतांश पूंजी के होने पर भी जो है कंपनी के लिए वो ठीक नहीं रहता है, जिससे कंपनी का जो नियंत्रण है वो सही नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, समतांश पूंजी सबसे महंगी पूंजी भी होती है। इस प्रकार अनेक तत्वों का विश्लेषण करने के बाद ही दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के अनुपातों को निश्चित किया जाता है। थोड़ा सा हमने ये डिस्कस पिछले वीडियो में भी किया था, जिसमें हमने देखा था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध की भूमिका। तो वहां पर भी यही भूमिका है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक, कि या कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें वित्त की व्यवस्था करते समय ध्यान में देना है। तो सबसे पहले है कॉस्ट, लागत। वित्त के सभी स्रोतों की लागत अलग अलग होती है। अगर हम समतांश पूंजी से या पूर्वाधिकार अंश पूंजी से वित्त की व्यवस्था करते हैं तो उसका कॉस्ट अलग रहेगा। अगर हम ऋण पूंजी को जारी करके या ऋण पत्रों को जारी करके पूंजी की व्यवस्था करते हैं, वित्त व्यवस्था करते हैं, तो उसकी लागत अलग रहती है। जैसे अगर हम बात करें पूर्वाधिकार अंश पूंजी और समतांश पूंजी की, जिस पर लाभांश की दर एक पे ऊपर निश्चित रहती है, एक के ऊपर अनिश्चित रहती है। उसी तरह से अगर हम बात करें ऋण पूंजी का, जिसके ऊपर हमें स्थायी ब्याज की दर एक देनी होती है, तो किस स्रोतों से, किस व्यवस्था से कितनी लागत आएगी, ये पहले ध्यान में रखना होता है। उसके बाद ही हमें निर्णय लेना होता है कि हमने किस स्रोत से कितनी मात्रा में वित्त की व्यवस्था करनी है। दूसरी जो बात है, दूसरा जो घटक है वो रिस्क है, जोखिम। जोखिम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। किस वित्त व्यवस्था से या किस स्रोत से, किस साधनों से कितना रिस्क हमें हो रहा है, उसके अनुसार ही हमने वित्त की व्यवस्था करनी है। इस हिसाब से अगर हम देखें, ऋण पूंजी सबसे जोखिम वाली ऋण स्रोत है, जिसमें क्या रहता है, लाभांश तो अंशधारियों को देना होता है। ऋण पूंजी की अगर हम बात करें तो उसमें जो ऋण की मात्रा है वो स्थिर रहती है, वो देनी होती है, चाहे व्यवसाय को लाभ हो या हानि। तो रिस्क को देखकर भी हमने वित्त व्यवस्था निर्णय लेना है। तीसरा इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट है, निर्गमन लागतें है। निर्गमन लागतें की अगर हम बात करें, जब हम वित्त की व्यवस्था करेंगे पूंजी के विभिन्न स्रोतों से, जब हम अपने लिए पूंजी इकट्ठा करेंगे संस्था के लिए, तो उसमें कुछ एक फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, निर्गमन लागतें आती है। जैसे जब हम अंशों को जारी करते हैं पूंजी इकट्ठा करने के लिए, तो उसमें कुछ एक निर्गमन लागतें आती है अंशों को जारी करने के लिए। उसी तरह से जब हम ऋण पूंजी, ऋण पत्रों को जारी करके इकट्ठा करते हैं तो उसमें भी कुछ एक लागतें आती है। तो उन लागतों को हमने ध्यान में रखना है। लागतों को ध्यान में रखने के बाद ही हमने सबसे उपयुक्त स्रोत का चयन करना है और उसका डिसीजन लेना है। उसके बाद कैश फ्लो पोजीशन, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कंपनी की या हमारी संस्था की रोकड़ प्रवाह स्थिति कैसी है। उसके अनुसार ही हमने वित्त की व्यवस्था का निर्णय लेना है कि किस पूंजी के स्रोत से हमने वित्त को इकट्ठा करना है। अगर हमारे रोकड़ की स्थिति अच्छी है, रोकड़ प्रवाह की स्थिति अच्छी है, तो हम ऋण पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें ब्याज देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम सस्ते वित्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऋण पूंजी को हम प्राथमिकता देंगे। फिर एक और फैक्टर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार की स्थिति। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट, कैपिटल मार्केट की पोजीशन क्या है। इसके अनुसार ही हम वित्त व्यवस्था का निर्णय लेंगे। तेजी काल में, अगर हमारे मार्केट में तेजी काल है तो जिसमें सबसे अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, तो इसमें लोग जो है समता अंशों में विनियोग करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत अगर पूंजी बाजार में मंदी काल का समय है तो इसमें लोग निश्चित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऋण पूंजी को प्राथमिकता देते हैं। तो बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर ही हमें वित्त के स्रोतों का चयन करना चाहिए। तो ये था हमारा वित्त व्यवस्था। अब हमारे पास नेक्स्ट डिसीजन हमारे पास है डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय। जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हम देख रहे थे कि हमने विनियोग कहाँ पे करना है, उसका अनुमान लगाना है। फिर हम दूसरे पे देख रहे थे कि हमने उस विनियोग पे जब हम फाइनेंसिंग करते हैं, वित्त व्यवस्था करते हैं, कितनी मात्रा में, किस स्रोत से हम फाइनेंसिंग करेंगे। तीसरा आता है कि हमने जो बहुत जगह डिसीजन लिए हैं उससे हमने अब लाभ कमाया है, लाभ अर्जित किया है, तो उस लाभ को अब हमने बांटना है। कैसे बांटना है, कितनी मात्रा में बांटना है, वो निर्णय आता है डिविडेंड डिसीजंस में। इसका अभिप्राय निश्चित करने से है लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना हिस्सा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में ही रोक लिया जाए। तो इसका जो निर्णय है वो लिया जाता है लाभांश निर्णय के अंतर्गत। इट डिटरमाइंस what percentage of profit is to be distributed as dividend and what percentage should be
रिटेन टू मीट आउट द फ्यूचर नीड्स ऑफ द बिजनेस। इसके अंतर्गत निर्णय लिया जाएगा कितना लाभ का हिस्सा लाभांश के रूप में बांटा जाएगा अंशधारियों को, और कितना लाभ का हिस्सा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजनेस में ही संचित लाभ के रूप में रखा जाएगा। तो इसके लिए हमने निर्णय लेना होता है। तो इसके लिए एक उचित डिसीजन लेना होता है जिससे अंशधारी भी नाराज ना हो और जिससे व्यवसाय को भी भविष्य में कोई कठिनाई ना हो। तो इस तरह का एक बीच का रास्ता निकालना होता है मैनेजमेंट में। तो इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हमने एक उचित डिसीजन लेना है, कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें अर्निंग का ध्यान रखना है, आय को ध्यान में रखना है। लाभांश का भुगतान क्योंकि वर्तमान और संचित लाभों में से ही किया जाता है, तो लाभों की कुल राशि जितनी अधिक होगी उतना ही हम अधिक लाभांश दे सकते हैं। तो अर्निंग हमें पहले संस्था की, कंपनी की देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमने लाभांश निर्णय का डिसीजन लेना है कि हमने कितना लाभांश बांटना है। आय की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, एक कंपनी जिसकी आय स्थिर होती है वे अधिक लाभांश घोषित कर सकती है, और ऐसी कंपनी जिसकी आय स्थिर नहीं है, घटती बढ़ती रहती है, तो उसकी जो लाभांश की जो नीति है वो अलग ही रहेगी, उस हिसाब से उसको डिसाइड किया जाएगा। लाभांश की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, जिस तरह से एक कंपनी प्रतिअंश लाभांश को स्थिर रखने की नीति को अपनाती है, उसी तरह से लाभांश कंपनी चाहती है कि स्थिर रहे और बढ़े, तो अच्छी बात है, अंशधारी ये चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभांश दर को ना तो घटाना चाहिए और ना ही बढ़ाना चाहिए। अच्छा रहता है कि अगर आप डिविडेंड पॉलिसी में स्टेबिलिटी रखते हैं। विकास की संभावनाएं, ये भी ध्यान में रखना होता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। विकास की संभावनाओं में यदि कंपनी को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध है तो इसे अधिक वित्त की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, कंपनी आय का अधिकतम भाग रिटेन करना पड़ेगा, उसको संचित लाभ के रूप में रखना पड़ेगा और कम भाग लाभांश के रूप में बांटना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कंपनी तभी निभा पाएगी जब उसके पास अच्छी मात्रा में या अधिक मात्रा में उसके पास लाभ होगा। फिर है रोकड़ प्रवाह स्थिति, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाभांश का भुगतान रोकड़ से ही किया जाएगा, तो भुगतान से रोकड़ का बहिर्वाह होता है। यदि कंपनी की आय पर्याप्त मात्रा में है तो कंपनी जो है अच्छे लाभांश बांट सकती है, ज़्यादा लाभांश बांट सकती है। जिसके पास लाभांश भुगतान करने के लिए आवश्यक रोकड़ ना हो तो फिर कंपनी जो है ज़्यादा लाभांश नहीं बांट सकती है। तो रोकड़ प्रवाह स्थिति को भी ध्यान में रखकर लाभांश निर्णय लिया जाना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर भी निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो लाभांश कम देना बेहतर रहेगा। इसके उल्टा लाभांश पर कम दर अगर होगी तो कम होने की स्थिति में अधिक लाभांश दिया जाना उचित रहेगा। आजकल अगर हम बात करें, अंशधारियों के हाथों में लाभांश आय कर मुक्त है। इस दृष्टिकोण से अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ एक फैक्टर है, कुछ एक ऐसे घटक है जिनको ध्यान में रखना होता है। तो ये था हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस। तो उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, वो हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध को अब तक हम अच्छे से जान चुके हैं कि कैसे हमने वित्त का प्रबंध करना है। तो अब उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सिंपल सी बात है। पहला है अधिकतम लाभ की प्राप्ति, वेल्थ, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमने लाभ प्राप्त करने हैं, ये वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है। तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य की अगर हम बात करें, अधिकतम लाभ की प्राप्ति, अधिकतम लाभ प्राप्ति के साथ हम इसके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसकी बात करें, तो अंशधारियों के अधिकतम लाभ की प्राप्ति हमने करवानी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग, जो भी सोर्सेस है मैनेजमेंट में
संस्था में, उसका हमने कुशल आवंटन और उपयोग करना है। जैसे हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, वित्त का कुशल आवंटन और उसका उपयोग। कुशल आवंटन की अगर हम बात करें वित्त का, कि किस संसाधन से, किस स्रोत से हमने कितना हमने पूंजी इकट्ठा करनी है, वित्त इकट्ठा करना है, कितनी मात्रा में इकट्ठा करना है, हमने कहाँ पे किस प्रोजेक्ट पे कितना कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो को देख के उसके ऊपर विनियोग करना है, और कैसे हमने वित्त का अच्छी तरह से उपयोग करना है, ताकि जो वित्त है वो संस्था में ना तो आवश्यकता से अधिक ज़्यादा रहे और ना ही आवश्यकता से कम रहे, क्योंकि दोनों परिस्थितियां व्यवसाय के लिए हानिकारक होती है। तो इसलिए एक ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए, ऐसे प्रबंध का, ऐसे मैनेजमेंट होना चाहिए कि स्थिति सही ढंग से बनी रहे। निर्णयों की सफलता का मापक, जो भी डिसीजंस हम अब तक पढ़ रहे थे, 3 डिसीजन, जिसमें हम पहला हमने पढ़ा इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा हमने पढ़ा फाइनेंसिंग डिसीजंस, और तीसरा हमने पढ़ा डिविडेंड डिसीजंस। तो वो जो सभी वित्त के निर्णय थे, वित्तीय निर्णय थे, वो कैसे, किस हद तक सफल रहे, उसका एक मापक होना चाहिए, इसका एक मीटर होना चाहिए, जिसके आधार पे हम ये जान सके कि हमारा जो प्रबंध है वो कहाँ तक सफल हुआ, हमने जो फाइनेंस के लिए मैनेजमेंट किया था वो हमारा कितना सफल रहा। तो ये चीज़ें हम वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत करते हैं। विशुद्ध संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना, जो हमारी अंशधारियों की जो संपत्ति है उसकी अधिकतम करने का उद्देश्य यहाँ पे मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है, जिसे संपदा को अधिकतम करना। तो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। व्यवसाय का फ्यूचर का विकास करना, भविष्य का विकास व्यवसाय का कैसे किया जाना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें हम फ्यूचर भी देखते हैं और पास्ट भी देखते हैं, उसके आधार पे हम डिसीजन लेते हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।